1527 के एक बसंत के दिन हिंदुस्तान की किस्मत लटकी हुई थी। खानवा नाम के गांव के पास दो बड़ी बड़ी सेनाएं आमने सामने थीं। ये टाइटन्स का क्लैश था, एक ऐसा युद्ध जो ये तय करेगा कि उत्तर भारत पर राज कौन करेगा। एक तरफ थे बाबर, चंगेज खान और तैमूर के वंशज। वो मुगल साम्राज्य के फाउंडर थे, अपना राज्य जमाना चाहते थे। दूसरी तरफ थे राणा सांगा, मेवाड़ के दबंग राजपूत राजा। वो एक घाघ योद्धा थे, अपनी धरती और धर्म की रक्षा करने के लिए तैयार। खानवा की लड़ाई सिर्फ सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, ये संस्कृतियों और महत्वाकांक्षाओं की टक्कर थी। ये इंडियन हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था, मुगल काल की शुरुआत और राजपूतों के पतन की निशानी। इस युद्ध का नतीजा आने वाले कई सदियों तक भारत की तकदीर को बदल देगा। खानवा की लड़ाई को समझने के लिए हमें पहले बाबर की महत्वाकांक्षाओं को समझना होगा। बाबर बड़े सपनों वाला और फौजी हुनर में माहिर आदमी था। उसे फरगाना, आज के उज़्बेकिस्तान में एक छोटा सा राज्य मिला था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वो हिंदुस्तान, जो अपनी दौलत और शान शौकत के लिए मशहूर था, पर राज करना चाहता था। बाबर को मौका मिला जब दिल्ली सल्तनत अंदरूनी कलह और बाहरी खतरों से कमजोर होकर अपने ही बोझ तले दब गई। 1526 में उसने पानीपत की पहली लड़ाई में आखिरी लोदी सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया। इस जीत ने बाबर को दिल्ली पर कब्जा दिला दिया और भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। लेकिन उसकी सत्ता अभी भी डांवाडोल थी। उसे कई राजपूत राजाओं का विरोध झेलना पड़ा, जो उसे एक विदेशी आक्रमणकारी मानते थे। राजपूत राजाओं में मेवाड़ के राणा सांगा सबसे ताकतवर और रसूखदार थे। वो एक जबरदस्त योद्धा थे, जिन्होंने राजपूत कबीलों को अपने झंडे तले इकट्ठा किया था। एक आंख और एक हाथ न होने के बावजूद राणा सांगा एक ऐसे शख्स थे जिनसे लोग डरते भी थे और उनका सम्मान भी करते थे। उन्होंने पानीपत में बाबर की जीत को राजपूत स्वाधीनता और हिंदू धर्म के लिए खतरा समझा। राणा सांगा ने एक विशाल सेना इकट्ठी की, जिसमें अलग अलग कबीलों के राजपूत योद्धा, अफगान सैनिक और कुछ असंतुष्ट मुस्लिम रईस भी शामिल थे, जो बाबर के खिलाफ थे। वो बाबर से मुकाबला करने और मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर निकालने के लिए दिल्ली की ओर बढ़े। राणा सांगा की सेना बाबर की सेना से कहीं ज्यादा बड़ी थी। बहुतों का मानना था कि राजपूत अपनी अदम्य साहस और जमीन की जानकारी के साथ मुगलों को धूल चटा देंगे। दोनों सेनाएं आगरा के पास खानवा के मैदान में मिली। ये दो अलग अलग सैन्य प्रणालियों का टकराव था। राजपूत सेना एक पारंपरिक भारतीय सेना थी। वे घुड़सवार हमलों पर बहुत ज्यादा निर्भर थे, तलवारें, भाले और हाथी चलाते थे। उनकी ताकत उनकी व्यक्तिगत बहादुरी, युद्ध कौशल और उनकी सेना के विशाल आकार में थी। मुगल सेना छोटी थी, लेकिन तकनीकी रूप से ज्यादा उन्नत थी। बाबर अपने साथ बारूद के हथियार जैसे तोपें और बंदूकें लाया था, जो उस समय भारत में एक नई चीज थी। उसने तुलुगमा की रणनीति भी अपनाई, जो उसके पूर्वज तैमूर द्वारा विकसित एक बहुत ही अनुशासित सैन्य युद्धाभ्यास था। इसमें सेना को अलग अलग इकाइयों में बांटना शामिल था, जो स्वतंत्र रूप से काम कर सकती थीं और एक दूसरे का समर्थन कर सकती थीं। भाग 5, खानवा में बंदूकों का फैसला। खानवा की लड़ाई एक भयंकर राजपूत हमले के साथ शुरू हुई। राजपूत अपने पारंपरिक युद्ध नारों के साथ मुगल सेना की ओर बढ़े। बाबर की तोपें गरजीं, राजपूतों की कतारों को काट दिया। तोपों की आवाज और गुस्सा ऐसा था जैसा राजपूतों ने पहले कभी नहीं देखा था। बाबर की रणनीतिक प्रतिभा सामने आई, क्योंकि उसने अपनी तोपों और बंदूकों का इस्तेमाल रणनीतिक रूप से किया। उसने अपने तोपखाने को सुरक्षात्मक मंडलों के पीछे रखा और राजपूतों को पछाड़ने के लिए अपने घुड़सवारों का इस्तेमाल किया। मुगलों ने अपनी बेहतर मारक क्षमता और रणनीति का विनाशकारी प्रभाव डाला। राजपूत घुड़सवार हालांकि बहादुर थे, मुगल तोपखाने और अनुशासित हमलों का सामना नहीं कर सके। भाग 6, बाबर की चाल धर्म पर अटल। हालांकि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। राजपूत अविश्वसनीय वीरता से लड़े, यहां तक कि जब उनकी संख्या कम हो गई। यह महसूस करते हुए कि लड़ाई हाथ से निकल रही है, बाबर ने अपना ट्रंप का पत्ता फेंका। उसने इस्लाम का आह्वान करके और लड़ाई को जिहाद घोषित करके अपने सैनिकों को लालकारा। उसने उनसे जीत की लूट और अगर वे बहादुरी से लड़े तो स्वर्ग में जगह देने का वादा किया। यह रणनीति निर्णायक साबित हुई। मुगल सैनिक अपने नेता के शब्दों और पुरस्कारों के वादे से प्रेरित होकर नए जोश के साथ लड़े। उन्होंने राजपूतों की कतारों को तोड़ दिया, जिससे राजपूत सेना में भगदड़ मच गई।
भाग 7 जीत के बाद बदला हुआ हिंदुस्तान। खानवा की लड़ाई बाबर के लिए एक शानदार जीत थी। इसने हिंदुस्तान पर उसके नियंत्रण को मजबूत किया और मुगल साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। राणा सांगा हार गए और लड़ाई के कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। राजपूतों का संघ हार से बिखर गया और फिर कभी मुगल सत्ता के लिए गंभीर खतरा पैदा नहीं कर सका। लड़ाई के दूर तक परिणाम हुए। इसने भारतीय सैन्य इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। मुगलों द्वारा बारूद और तोपखाने का उपयोग निर्णायक साबित हुआ। भारतीय युद्ध अब फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। भाग 8 खानवा की गूंज, भारत की नियति को आकार देना। खानवा की लड़ाई सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, यह एक सांस्कृतिक और राजनीतिक वाटरशेड पल था। इसने भारत में मुगल प्रभुत्व की शुरुआत को चिह्नित किया, एक ऐसा युग जो सदियों तक चलेगा। मुगल अपने बाद के शासकों जैसे अकबर और शाहजहां के अधीन एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य का निर्माण करेंगे। भारतीय कला, वास्तुशिल्प और संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ेंगे। हालांकि लड़ाई ने राजपूत शक्तियों के पतन को भी चिह्नित किया। हालांकि राजपूत भारत के विभिन्न हिस्सों पर शासन करते रहे, वे फिर कभी मुगल साम्राज्य की ताकत को चुनौती नहीं दे सके। भाग 9 खानवा को समझना, भारत को समझना। खानवा की लड़ाई एक अनुस्मारक है कि इतिहास केवल नामों और तारीखों का संग्रह नहीं है। ये महत्वाकांक्षा, साहस और सभ्यताओं के टाकराव से बुनी एक टेपेस्ट्री है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें उन ताकतों को समझने में मदद करती है जिन्होंने आधुनिक भारत को आकार दिया है। खानवा को समझना आधुनिक भारत के निर्माण, साम्राज्यों के उत्थान और पतन और अतीत की स्थायी विरासत को समझना है।